हेलो स्टूडेंट्स, मैप्स ऑनलाइन कोचिंग में आपका स्वागत है। आज अपने इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 36 और क्वेश्चन नंबर 37 के जो मेन पॉइंट्स हैं उनके बारे में बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से आप इस वीडियो को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए, आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है। ये आपको बैलेंस शीट्स दे रखी हैं एक्स लिमिटेड की। 2017 और 18 के फिगर्स इसके अंदर आपको दिए गए हैं। इसके बाद आपको कुछ इसमें नोट टू अकाउंट भी दिए गए हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग और फिक्स्ड एसेट्स के रूप में। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है, जिसमें आपको कंटिंजेंट लायबिलिटी में प्रपोज डिविडेंड दिया हुआ है 2017 में 20,000, 2018 में 30,000, और एक लोन के बारे में एडजस्टमेंट दे रखी है, इन्फॉर्मेशन दे रखी है। लोन वाज रीपेड ऑन 1 अप्रैल 2017, यानी लोन का भुगतान 1 अप्रैल 2017 को किया गया। तो मेन पॉइंट इसमें कौन कौन से हैं? मेन पॉइंट इसके अंदर आने जा रहे हैं। एक तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होगी इसके अंदर, ये मेन पॉइंट है। एक मेन पॉइंट इसमें एसेट अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट कैसे बनेगा उसके बारे में है, और एक लोन के बारे में है। तो आपने ध्यान से समझना है इनको। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकलेगा इस क्वेश्चन के अंदर, आइए देखते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको पता है, रिजर्व एंड सरप्लस में से हमने प्रॉफिट का बैलेंस लेना होता है। तो इसमें रिजर्व एंड सरप्लस का आपको वर्किंग नोट नहीं दे रखा है, तो रिजर्व एंड सरप्लस का जो अमाउंट दे रखा है ऊपर बैलेंस शीट में, यहीं से आप प्रॉफिट का बैलेंस ले लेंगे। देखो, पिछले साल ये था 30,000 और इस साल ये बढ़कर हो गया है 80,000। तो प्रॉफिट हमने ड्यूरिंग द ईयर कमाया है 50,000 का। तो ये तो आ जाएगा हमारा प्रॉफिट। देखिए, प्रॉफिट ले लिया इसने 50,000 का रिजर्व एंड सरप्लस के बैलेंस में से। उसके बाद हमने इसमें ऐड करनी होती हैं 4 आइटम्स। 4 आइटम्स में से यहाँ पर आपको 2 आइटम क्वेश्चन के अंदर दी गई हैं। 4 आइटम होती हैं नेट प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड और ट्रांसफ़र टू रिजर्व। तो उन चारों में से केवल आपको यहाँ पर 2 आइटमें दे रखी हैं। एक तो हमें दे रखा है प्रपोज डिविडेंड और एक दे रखा है प्रोविजन फॉर टैक्स। तो प्रपोज डिविडेंड देखो, ये प्रपोज डिविडेंड आपको दिया हुआ है यहाँ पर। इसके 2 बैलेंस दे रखे हैं, 2017 और 2018 का। तो परफॉर्मा के अकॉर्डिंग प्रपोज डिविडेंड का प्रीवियस ईयर का बैलेंस ऐड होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। प्रीवियस ईयर का बैलेंस यानी 2017 का, पिछले साल का। तो ये हमने 20,000 ऐड करना है प्रपोज डिविडेंड का। ये देखो यहाँ पर ऐड किया हुआ है प्रपोज डिविडेंड 20,000 2017 प्रीवियस ईयर का। और प्रोविजन फॉर टैक्स का बैलेंस करंट ईयर का ऐड होता है अकॉर्डिंग टू परफॉर्मा। तो प्रोविजन फॉर टैक्स आपको यहाँ पर दिया हुआ है, देखो, शॉर्ट टर्म प्रोविजन के रूप में 12,000 है पिछले साल का, 15,000 है करंट ईयर का, यानी इस साल का। तो ये 15,000 आपने ऐड करना है करंट ईयर का। तो अकॉर्डिंग टू परफॉर्मा जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं वही आपने लेनी होती हैं। तो ये देखो, 15,000 प्रोविजन फॉर टैक्स का करंट ईयर का इसने ऐड किया। तो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बन जाएगा यहाँ से 85,000। तो ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 85,000 आपने यहाँ पर यूज़ करना है। इसके बाद जब आप देखो, प्रोविजन फॉर टैक्स का एक बैलेंस हमने ऐड कर दिया उसमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, तो एक बैलेंस हमारा रह जाता है 12,000 पिछले साल का। इसे आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे लास्ट में लेस करोगे, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे लास्ट में लेस होता है प्रोविजन फॉर टैक्स या टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो ये देखो, पेमेंट ऑफ टैक्स 12,000, ये 2017 का यहाँ पे लेस होगा ये। तो करंट ईयर का ऐड करना है और पिछले साल का लेस करना है। ये प्रोविजन फॉर टैक्स का मैंने आपको पूरा ट्रीटमेंट बता दिया है। इसके बाद प्रपोज डिविडेंड जो आपने यहाँ पर ऐड किया था प्रीवियस ईयर का 20,000, यही आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। पेमेंट ऑफ प्रपोज डिविडेंड 2017 का 20,000। ये याद रखना है, प्रोविजन फॉर टैक्स का करंट ईयर का बैलेंस ऐड होता है और प्रीवियस ईयर का लेस होता है। लेकिन प्रपोज डिविडेंड में जो बैलेंस आप ऐड करोगे प्रीवियस ईयर का यहाँ पर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, वही बैलेंस लेस करोगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। करंट ईयर के बैलेंस को, प्रपोज डिविडेंड के करंट ईयर के बैलेंस को कहीं भी शो नहीं किया जाता। एक तो ये मेन पॉइंट था इसमें। इसके बाद दूसरे पॉइंट की बात करता हूँ मैं, जो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट आपको दे रखा है। देखो, प्लांट एंड मशीनरी का एक बैलेंस तो आपको ये दिया हुआ है
पिछले साल 3.5 लाख है, 2018 में 4 लाख है, और इसमें से लेस करके डेप्रिसिएशन दे रखी है 60,000 और 50,000, और उसके बाद ये रिटर्न डाउन वैल्यू है। जो डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद वाली वैल्यू होती है उसे हम रिटर्न डाउन वैल्यू बोलते हैं। तो यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी की परचेज़ आप यहाँ से डायरेक्ट, इसको कॉस्ट बोलते हैं, जो डेप्रिसिएशन से ऊपर वाली वैल्यू होती है इसे हम बोलते हैं कॉस्ट। कॉस्ट में से डायरेक्ट आप परचेज़ निकाल सकते हो, क्योंकि कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है प्लांट एंड मशीनरी के बारे में, कि ये नहीं बता रखा आपको कि प्लांट एंड मशीनरी का कोई हिस्सा बेचा भी गया है। तो अगर इस प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो आप यहाँ से डायरेक्ट परचेज़ निकाल सकते हो कॉस्ट में से। 3.5 लाख थी पिछले साल, अरब के साल हो गई है 4 लाख, तो यहाँ से डायरेक्ट इसका अमाउंट आ जाएगा 50,000 की परचेज़। तो ये देखो यहाँ पर परचेज़ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आती है, परचेज़ ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 50,000 माइनस में, तो डायरेक्ट निकाला जा सकता है इसको। ऐसे ही डेप्रिसिएशन पिछले साल था 50,000, इस साल हो गया है 60,000, तो ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन लगा है 10,000 का। करंट ईयर में आपने डेप्रिसिएशन लगाया 10,000 का, तो ये डेप्रिसिएशन ऐड होता है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ये देखो यहाँ पर ऐड किया होगा डेप्रिसिएशन इसने, ये डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 10,000, तो ये भी आपका डायरेक्ट निकल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में दोनों की दोनों वैल्यूज़ आपकी डायरेक्ट निकल गई हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट इसमें है लोन का। आपको देखो 15% लोन दे रखा है, 2017 में ये था 75,000, 2018 में ये हो गया 0, यानी इस लोन का भुगतान कर दिया गया, रीपेमेंट कर दी गई। और ये बताया हुआ है कि लोन की रीपेमेंट कब की गई है, 1 अप्रैल 2017 को। 1 अप्रैल 2017 का मतलब आपने करंट ईयर के स्टार्टिंग में, जब ये आपका करंट ईयर स्टार्ट हुआ था तभी आपने उस लोन का भुगतान कर दिया। तो ऐसे में मेन पॉइंट क्या निकल के आता है कि लोन के ऊपर आपको 15% की रेट दे रखी है इंटरेस्ट की। तो जब हमने साल के शुरू में ही लोन का भुगतान कर दिया था तो इस लोन के ऊपर कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा। ये पॉइंट है इसमें। अगर ये लोन का भुगतान 1 अप्रैल 17 की बजाय 31 मार्च 18 को होता तो इस लोन के ऊपर हमें 15% की दर से इंटरेस्ट पेड करना पड़ता। ये इसके अंदर मेन पॉइंट था। बाकी सारे पॉइंट इस क्वेश्चन के ऑलरेडी डिस्कस्ड हैं। आपने अकॉर्डिंग टू परफॉर्मा जो आइटम जहाँ जहाँ जिस एक्टिविटी में आती है उनको वैसे ही पुट करना है और उसके बाद आपने आंसर निकालना है। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 37 के जो मेन पॉइंट्स हैं उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 37 में देखो आपको RS लिमिटेड की बैलेंस शीट दे रखी है, वही 2017 और 18 के फिगर्स इसके अंदर दिए गए हैं आपको। इसके बाद कुछ नोट टू अकाउंट भी दिए गए हैं जिसमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग में बैंक ओवरड्राफ्ट है, टेंजिबल एसेट्स का नोट दे रखा है जिसमें मशीनरी है और उसमें से लेस करके दिखा रखा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को, और उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू भी दे रखी है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इसमें भी प्रपोज डिविडेंड दिया हुआ है, और एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है इसमें डिबेंचर्स के संबंध में कि 1 लाख के डिबेंचर इशू किए गए 31 मार्च 2018 को, और एक इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है मशीनरी के संबंध में। मशीनरी जिसकी कॉस्ट 80,000 थी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसके ऊपर 40,000 लगा हुआ था, उसे 10,000 के लॉस पर बेच दिया गया। तो देखो इसमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का पॉइंट बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। सबसे पहले आप प्रॉफिट का बैलेंस ले लेंगे रिजर्व एंड सरप्लस में से और उसमें ऐड कर देंगे प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का, पिछले साल वाला। प्रोविजन फॉर टैक्स इसमें नहीं है और अदर पॉइंट भी इसके अंदर नहीं है। तो ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का पॉइंट तो आपका बिल्कुल इस तरह से हो जाएगा। इसमें जो मेन पॉइंट निकल के आ रहा है, ये एसेट अकाउंट। एसेट अकाउंट वैसे तो मैं आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में करवा चुका हूँ, लेकिन फिर भी इसमें मैंने 1-2 बातें आपको बतानी है, उन बातों को आप ध्यान से देखेंगे। तो देखिए एसेट अकाउंट इसने प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाया हुआ है। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में सबसे पहले इसमें ओपनिंग बैलेंस लिखा है इसने, टू बैलेंस BD, फिर क्लोजिंग बैलेंस लिखा, बाय बैलेंस CD। तो इसने देखो कौन से बैलेंस लिए हैं। एक बैलेंस हमें दे रखा है डेप्रिसिएशन से ऊपर और एक दे रखा है डेप्रिसिएशन घटाने के बाद। तो जो ऊपर वाला बैलेंस है मैंने इसमें बताया आपको, ये होती है कॉस्ट और ये होती है रिटर्न डाउन वैल्यू। तो इसने प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाया है कॉस्ट पर, यानी कॉस्ट वाली वैल्यूज़ ली इसने 10,55,000, 16,75,000। ये देखो 10,55,000, 16,75,000। तो जब आप यहाँ पर कॉस्ट पर ये अकाउंट बना रहे हो
तो यहाँ जो डेप्रिसिएशन लिखा जाएगा बाय डेप्रिसिएशन, वो डेप्रिसिएशन लिखा जाएगा एक्यूमुलेटेड। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो आपको यहाँ पर दे रखा है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था 40,000 का, ये डेप्रिसिएशन आपने यहाँ पर लिखना है। देखो बाय डेप्रिसिएशन 40,000। अगर ये होता रिटर्न डाउन वैल्यू पे, मान लो आप ये वाली वैल्यूज़ यूज़ करते, फिर यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन लगता वो होता आपका करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, जो निकलता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट इसमें फिर भी बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से ही आपका करंट ईयर का डेप्रिसिएशन निकलता है, जिसे हम यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड करते हैं। यहाँ देखो डेप्रिसिएशन आपका 1,10,000 ऐड हुआ है, ना कि ये 40,000 ऐड हुआ है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ पर ऐड नहीं होता, यहाँ पर पूरी एसेट का, पूरी प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन जो करंट ईयर का होता है वो ऐड होता है। तो ये डेप्रिसिएशन निकालने के लिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया जाता है, और ये अकाउंट भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कैसे बनता है। इसमें पहले हम ओपनिंग बैलेंस ले लेते हैं डेप्रिसिएशन का क्रेडिट साइड में, क्लोजिंग बैलेंस ले लेते हैं डेबिट साइड में। उसके बाद आपने बेची हुई मशीन का डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसमें दिखाना होता है क्रेडिट साइड, डेबिट साइड में। टू प्लांट एंड मशीनरी 40,000। देखो ये जो डेप्रिसिएशन था एक्यूमुलेटेड 40,000, ये यहाँ पर दिखाना होता है डेबिट साइड में। तो आंसर इसमें निकल जाता है क्रेडिट साइड में करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। तो ये निकला यहाँ से आंसर बाय डेप्रिसिएशन 1,10,000। ये डेप्रिसिएशन आपका ऐड होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर 1,10,000। तो ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है कि कौन सा डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में दिखाएंगे जब हम इसको कॉस्ट पे बना रहे हैं, अगर रिटर्न डाउन पे बनाते हैं तब कौन सा दिखाना है। अभी जैसे मैंने बताया, अगर ये रिटर्न डाउन पे बनाते हम तो यहाँ डेप्रिसिएशन लिखा जाता 1,10,000 ना कि 40,000। लेकिन क्योंकि हम ये कॉस्ट पे बना रहे हैं इस समय, तो हमने यहाँ पर डेप्रिसिएशन लेना है एक्यूमुलेटेड। बाकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बाय बैंक सेल, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बता चुका हूँ, आंसर यहाँ से परचेज़ निकलता है, और इनके ट्रीटमेंट के बारे में बता चुका हूँ। सेल परचेज़ आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाती है, लॉस आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड हो जाता है, और डेप्रिसिएशन के बारे में अभी मैंने बताया जैसे आपको। तो ये मेन पॉइंट थे इस क्वेश्चन के अंदर। उम्मीद है आपको पॉइंट्स समझ में आए होंगे। धन्यवाद।